स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे आपको टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो यार बहुत दिनों से हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि बहुत दिनों से हमारी जो पढ़ाई चल रही थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थी, यानी चार्ज जो था वो हमारे लिए रुका हुआ था। लेकिन थर्ड चैप्टर से हमारा जो चार्ज है बच्चों वो चलने लगेगा। थोड़ा टेक बर्नर वाली वाइब्स आ गई मुझे लग रहा है। हमारा जो चार्ज है बच्चों वो चलने लगेगा, मतलब टेक बर्नर, मुझे टेक बर्नर वैसे ही बहुत अच्छा लगता है यार। हाँ, तो हमारा जो चार्ज है बच्चों वो चलने लगेगा अब, क्योंकि अब हम आ गए हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे। यानी अब जो हमारी पढ़ाई रहेगी वो रहेगी इलेक्ट्रो डायनेमिक्स की, यानी कि हमारा जो चार्ज है बच्चों वो अब मोशन में आ जाएगा। चार्ज इन मोशन, हमारा जो चार्ज है बच्चों मोशन में आ जाएगा। ये जो फोटो हमने लगाई है बच्चों ये सिर्फ ऐसी काल्पनिक है, इसको सीरियसली ना लें, कहीं आप घर की तारे पकड़ लें। ये ऐसे बस एक काल्पनिक फोटो, ऐसी थोड़ा सा मतलब थोड़ा वाइब्स आने के लिए बच्चों इस चैप्टर पे हम ऐसी पकड़ बनाने वाले ये मैंने अभी इंस्टेंटली सोचा, इस चैप्टर पे हम ऐसी पकड़ बनाने वाले हैं बच्चों की आपने सोची नहीं होगी। भाई हम ऐसे इस चैप्टर को पकड़ेंगे, हम बहते हुए चार्ज को रोक लेंगे बच्चों। बट ऑन अ सीरियस नोट ये चैप्टर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? बिकॉज अभी तक जो हमारे दोनों चैप्टर थे बच्चों उसमें जो चार्ज था वो रेस्ट पे था, लेकिन इसमें जो चार्ज है वो मोशन में आ गया है। चार्ज है वो भागने लग जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है करंट। देखेंगे करंट, करंट का मतलब तो वैसे मोशन होता है। जैसे कि करंट का मतलब तो एक जगह दूसरी जगह चीजों का जाना होता है, मोशन होता है। जैसे मैं बोलूं थर्मल करंट तो वहां पे हीट जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। मैं बोलूं ओशियन करंट तो ओशियन का बहता हुआ पानी, मतलब कि वो जो टाइड्स वेव्स आती हैं वहां से जाएगा। मैं बोलूं थर्मल करंट तो हीट चली जाएगी। मैं बोलूं विंड करंट तो हवाएं चली जाएंगी। और मैं बोलूं इलेक्ट्रिक करंट तो चार्ज चला जाएगा। तो करंट मतलब एक्चुअली फ्लो होता है। अब करंट मतलब अगर फ्लो है तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब हो जाएगा, अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो। और उससे बनने वाली एक एनर्जी उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो हम यहाँ पे मेनली बात करने वाले हैं करंट के बारे में, या उसके इफेक्ट्स के बारे में, उसके फिनोमिना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ माय गॉड, टेक्निकल गुरुजी भी आ गए, टेक बर्नर भी आ गया, टेक्निकल गुरुजी भी आ गया। चलो बच्चों ऐसे ही आ रही तो भावनाएं हैं। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सच्चाई तो यह है, किताबें कुछ भी कह लें, सच्चाई तो यह है कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक प्रकार की एनर्जी जो चार्ज के फ्लो से आती है। अगर कोई भी एनर्जी चार्ज के फ्लो से आ रही है तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है देखो, अ टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों वही लिखा हुआ है। फिर नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज है। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी होती है बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट एक प्रकार की एनर्जी नहीं होता। ये अपने आप में एक अलग क्वांटिटी है, अलग यूनिट है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है। इसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक हमारे पास है ये हम लोग शुरू कर रहे हैं किसके बारे में पढ़ना? इलेक्ट्रिक करंट। देखो अगर हम बहुत सिंपल भाषा में कहें, एक ओरल यानी कि थ्योरेटिकल भाषा में कहें और एक मैथमेटिकल भाषा में कहें, तो दोनों अलग अलग बातें सेम ही होंगी, लेकिन दोनों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। थ्योरी कहती है फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक वायर में से चार्ज का फ्लो होना, इसको इलेक्ट्रिक करंट कह देंगे। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कह देंगे। तो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये तो हो गया ओरल बात या थियोरेटिकल बात। लेकिन मैथमेटिकली बात करें तो हमारे पास अगर यहाँ पे एक वायर है, ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर की लंबाई मान लेते हैं, वैसे लंबाई से कोई फर्क पड़ता नहीं है तो लंबाई दे के आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं। ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ से मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इसके अंदर एंटर करता है, और ऑब्वियस बात है अगर यहाँ से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर करेगा तो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से बाहर भी आएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना चार्ज आपने इसके अंदर से भेजा पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? कितना चार्ज आपने इसके अंदर से भेजा है पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में बात करूं तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई टी। अब आप सब जानते हैं
चार्ज को मैं चेंज इन चार्ज लिख सकता हूँ कि कितना चार्ज में बदलाव आया, और टाइम को भी ऐसे ही मैं चेंज इन टाइम लिख सकता हूँ। अगेन इट्स ऑल सेम थिंग। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब वो मैं डेल्टा क्यू कैपिटल लिखूं स्मॉल लिखूं, कई किताबें यहाँ पे चार्ज को कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर चार्ज बहुत ज्यादा कम जा रहा है इन बहुत लेस इंटरवल ऑफ टाइम, अगर हमारे लिए टाइम बहुत कम ले रहे हैं और बहुत कम समय में चार्ज बहुत कम जा रहा है, तो वहां पे हम डी क्यू बाय डी टी भी कर सकते हैं। उस केस में I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय डी टी। तो वहां पे हम I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम चार्ज के फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब चार्ज जो होता है ऑब्वियस बात है इसकी SI यूनिट भी होती है, चार्ज की करंट की SI यूनिट भी होती है, लेकिन करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। अब मैं चार्ज अपॉन में टाइम ऐसे लिख दूं, या मैं लिख दूं चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, बात एक ही होती है। और आप सब जानते हैं चार्ज और चेंज इन चार्ज इसमें कोई फर्क थोड़ी ना है, टाइम और चेंज इन टाइम। मैं आपकी क्लास 5 से 6 है, आपकी क्लास 1 घंटे की है, बात एक ही है। मैं 10 मीटर से 20 मीटर गया, मैं 10 मीटर से 50 मीटर गया, मैं 40 मीटर गया, बात एक ही है। तो 10 मीटर से 50 मीटर जाना और 40 मीटर जाना ये एक ही बात है। तो ऐसे ही चेंज जो होता है वो बेसिकली कुछ नहीं होता है, वो भावनात्मक बातें होती हैं। तो चार्ज या चेंज इन चार्ज बात एक है, और अगर चेंज बहुत छोटा होता है तो उसको हम डी क्यू या डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं। लेकिन चार्ज की और टाइम की SI यूनिट तो आप जानते ही हो, उससे हम करंट की SI यूनिट भी बना सकते हैं। तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि I इज इक्वल टू, अगर Q बाय टी है तो यहां से SI यूनिट ऑफ I क्या आ जाएगा, चार्ज के लिए कूलम और टाइम के लिए सेकेंड, तो आ जाएगा कूलम पर सेकेंड। चार्ज के लिए कूलम, टाइम के लिए सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। लेकिन पूरी दुनिया जानती है शायद कि इसकी एक और यूनिट भी होती है, और वो होती है एम्पियर, और ये रखी गई है एंड्री मैरी एम्पियर जी के नाम पे। ये रखी गई है एंड्री मैरी एम्पियर जी के नाम पे। बात समझ में आई? इसीलिए हम ऐसा कह देते हैं कि भैया करंट, उनको ऑनर देने के लिए करंट की SI यूनिट हमने एम्पियर रख दी। चलो अब ये रहस्य खोलो कि 1 एम्पियर कब आएगा। मान लो मुझे किसी वायर के थ्रू करंट मिला 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर का मतलब क्या है कि हर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज जो है वो पास हो रहा है। हर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज जो है वो पास हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर, है ना। मान लो मेरे पास एक वायर है, उस वायर के अंदर मैंने करंट नापा। करंट को नापने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, मान के लो करते हैं। और मैंने एम्पियर से नापा, एम्पियर मीटर से नापा, एमीटर से नापा, तो करंट आ गया मेरे पास 1 एम्पियर। इसका मतलब है कि हर 1 सेकेंड में उसके अंदर से, हर 1 सेकेंड में उसके अंदर से 1 कूलम चार्ज जो है वो पास हो रहा है। मान लो मैंने करंट नापा, मेरी वायर में आ गया 15 एम्पियर। तो 15 एम्पियर का मतलब क्या हो गया कि हर 1 सेकेंड में करंट 15 एम्पियर जो है वो फ्लो हो रहा है। इसका मतलब है हर 1 सेकेंड में उस वायर से 15 कूलम चार्ज जा रहा है। मायने रखता है। फर्स्ट चैप्टर याद करेंगे, 1 कूलम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 के पावर 18, है ना। तो ये मायने रखता है। अगर 15 एम्पियर करंट पास हो रहा है एक वायर से, इसका मतलब हर 1 सेकेंड में 15 कूलम चार्ज जो है वहां से जा रहा है। और बच्चों ऐसे ऐसे सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि वेल्डिंग की मशीन होती है, जहां वेल्डिंग वगैरह करते हैं, वहां पे करंट हजारों एम्पियर्स में होता है। अब मान लो 1000 एम्पियर करंट है, इसका मतलब है हर 1 सेकेंड में, ओ मेरे भाई साहब, 1000 कूलम चार्ज उस वायर से पास हो रहा है। नॉर्मल वायर तो धज्जियां उड़ जाएंगी। इसके लिए आपको पता, वेल्डिंग की मशीन में, स्पॉट वेल्डर्स में, इन सब जगहों पे ऐसा होता है। कारण हम लोग बाद में जानेंगे, है ना। ये हम लोग कभी और जानेंगे कि वहां पे इतना बड़ा करंट बनाते कैसे। ऑल्दो हमारी सरकार तो हमें मैक्सिमम 15 से लेके 20 एम्पियर के आसपास करंट देती है, तो हम 1000 एम्पियर कैसे बना लेते हैं वो बात की बात है। लेकिन 1 एम्पियर का मतलब है 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड में, तो 1000 एम्पियर का मतलब हो गया 1000 कूलम, ओ माय गॉड, चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड में। डन। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर आपको पता हो कि करंट को हम लोग कन्वेंशनली, जो करंट की एक्चुअल डायरेक्शन है, यानी कि कन्वेंशनल डायरेक्शन, यानी करंट को ना हमें एक डायरेक्शन देनी थी यार, क्योंकि हमें ना पढ़ाई करते वक्त उसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही थी। तो करंट को हमें एक डायरेक्शन देनी थी, तो हमने कह दिया कि भैया हम मान लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना।
तो हमने मान लिया करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और ये तब की बात है जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। कोई नहीं जानता था कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में घूम रहे हैं और उनको बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर घूम रहे हैं, उनको बाहर निकाला जा सकता है। ये बात कोई नहीं जानता था। सबको लगता है कि उनको बाहर निकाल सकते हैं इजीली। न्यूक्लियस के आसपास घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सबको लगता था कि यार पॉजिटिव चार्ज निकलता होगा शायद, तो ऐसे ही कोई कारण नहीं था देखा जाए तो, बस पॉजिटिव से नेगेटिव मान लिया। लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं यार, एक सर्किट के अंदर ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो सबने कह दिया करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव आज के बाद मानी जाएगी विद नो रीजन, बिकॉज दिस इज कन्वेंशनल। लेकिन बाद में देखा गया कि एक्चुअली वायर्स के अंदर जनरली नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां दौड़ते हैं आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, लेकिन करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव मान चुके थे, इलेक्ट्रॉन्स काफी बाद में आए। तो फिर हमने करंट के डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, हमने कहा करंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव से नेगेटिव रहने देते हैं। ऐसा याद कर लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी, और उससे एक और करंट हमने बनाया इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, बस डायरेक्शन बेस्ड चीजें। और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, यानी यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ही रहेगी। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं नॉर्थ तो करंट होगा साउथ में, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ईस्ट तो करंट होगा वेस्ट में, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऊपर तो करंट होगा नीचे, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दाएं तो करंट होगा बाएं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अंदर तो करंट होगा बाहर। यानी कि इलेक्ट्रॉन जहां भी जा रहा होगा करंट हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। अब यहां पे ना एक बहुत बड़ी लड़ाई है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी क्वेश्चन मार्क, इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्वेश्चन मार्क। एक्चुअली ऐसे करते हैं, क्या इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? आंसर है इसके पास डायरेक्शन तो है ना भाई। जैसा कि हमें पता है ऑल्दो करंट हैज डायरेक्शन, करंट के पास डायरेक्शन तो है, आप सब जानते हैं करंट के पास डायरेक्शन तो है। ऑल्दो करंट हैज डायरेक्शन, करंट के पास डायरेक्शन है। करंट कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है? करंट ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन फिर भी ये वेक्टर नहीं है। बट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा हर चीज जिसके पास डायरेक्शन हो वो वेक्टर नहीं होती है, क्योंकि हमने ना देखो कैसे याद किया हुआ है, हमने ऐसे याद किया हुआ है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन होती हैं वो वेक्टर होती हैं। ठीक है, हमारी भी गलती नहीं, हमें सिखाए ऐसे गया है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, असली परिभाषा ये है ही नहीं। असली परिभाषा कुछ और है, ऐसी क्वांटिटीज जो वेक्टर मैथ्स को यानी वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इन सब को फॉलो करे उसे असली वेक्टर कहते हैं। अब अगर मैं यहां पे लिखूं तो ऑल्दो करंट हैज डायरेक्शन बट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, एज करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर के लॉज फॉलो नहीं करता। मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल देके। अगर यहां से एक करंट एंटर करता है 5 एम्पियर का एक वायर से, समझने वाली बात है, ध्यान सुनना, और यहां से एक करंट एंटर करता है 5 एम्पियर का, तो यहां से कितना करंट जाएगा आप मुझे इतना बता दो बस कमेंट सेक्शन पे जल्दी से। यहां से 5 एम्पियर करंट आया, यहां से 5 एम्पियर करंट आया, बस इतना लिख दो कमेंट सेक्शन पे कि इस वायर से करंट कितना जाएगा, जल्दी से। गुड्डी सिखराते जट्टी दी, लिख दिया? मेरे हिसाब से आप सबने लिखा होगा 10 एम्पियर, लिखना ही चाहिए भाई। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मैंने यहां से एक फोर्स लगाई 5 न्यूटन की और यहां से एक फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, तो बताओ नेट फोर्स मुझे कितनी मिलेगी? तो एक समझदार बच्चा कहेगा कि मैं आंसर नहीं दे सकता, सबसे पहले इसके बीच का मुझे एंगल बताओ। जब तक हमें दो फोर्सेस के बीच का एंगल नहीं पता होगा हम नेट फोर्स नहीं निकाल सकते, या निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। आप सब जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके लिए हमें उनके बीच का एंगल चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तभी हम अंडर रूट a² + b² + 2ab cos थीटा का फॉर्मूला जो कि 11th में पढ़ा था,
ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, बदतमीजी मत करना, याद आना चाहिए, है ना। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। तो जब तक हमारे पास दो फोर्सेस के बीच का एंगल नहीं है बच्चों, जब तक हमारे पास दो फोर्सेस के बीच का एंगल नहीं, सॉरी 12 बज गया, अलार्म बज गया, जब तक हमारे दो फोर्सेस के बीच का हमारे पास एंगल नहीं है, हम ये नहीं बता सकते कि उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा। हम इस चीज को लेके अनअवेयर है, हमें आंसर नहीं पता, हम नहीं बता सकते, यस और नो। लेकिन करंट में ऐसा नहीं है। आप इन दोनों वायर को थोड़ा सा खोल दो, इनके बीच का एंगल और चेंज कर दो, 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 कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी एंगल हो। ये वायर ऐसे ले जाओ, ये वायर ऐसे ले जाओ, ये वायर ऐसे ले जाओ, अगर यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 5 आ रहा है, तो यहाँ 10 ही जाएगा। दुनिया जहान की बातें कर लो आप, ये 5 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर 10 जाएगा, ये 5 है, ये 5 है, 10 जाएगा। लेकिन फोर्स के साथ ऐसा नहीं है, या वेक्टर, किसी भी वेक्टर के साथ ऐसा नहीं है। एंगल चेंज करोगे तो वेक्टर चेंज होगा। तो ऑल दो करंट के पास डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर के लॉ फॉलो नहीं करते, उनको ना तो एक्चुअली प्रैक्टिकली स्पीकिंग स्केलर कहा जाता है और ना ही वेक्टर। आप बड़े होके जानेंगे, इन्हें टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। बट अभी के लिए आपसे ना कोई टेंसर के बारे में बात पूछेगा नहीं, आपसे वो यही पूछेंगे बस कि क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आंसर है नहीं भाई, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन तो है, लेकिन ये वेक्टर की पढ़ाई को मतलब वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, लैमीज थ्योरम, ये सब चीजें फॉलो करंट नहीं करता है, जो कि एक वेक्टर को करनी चाहिए। दैट इज व्हाई करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, एटलीस्ट ये वेक्टर तो नहीं है। हाँ, स्केलर क्वांटिटी भी देखा जाए तो ये हम नहीं कहते, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है। एक नया वर्जन होता है, हम टेंसर इनको बाद में जाके बड़े होके बोल लेंगे। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज ईएमएफ। अब सच्चाई तो ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ का करंट से क्या रिलेशन है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल उठता है कि ईएमएफ है क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। हमने सेकंड चैप्टर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें की हैं, है ना। वहां पे हमने क्या पढ़ा कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है, वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस कहा। और इन्फानाइट से एक पॉइंट तक लाने के लिए कितना करना पड़ता है, इसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा। अब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ, जिसको हम लोग ऐसे वाले ई से दिखाते हैं, इसका अगर फॉर्मूला लिखूं तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन में चार्ज। इसका फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन में चार्ज। अब आप कहोगे ये वर्क डन अपॉन में चार्ज तो हमने फॉर्मूला पहले भी कहीं देखा है, कहां देखा है? अरे ये फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का भी था, बिल्कुल था। तो फिर ईएमएफ और जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में एक फर्क था, एक में हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाए थे और एक में हम चार्ज को इन्फानाइट से एक पॉइंट तक लेके गए थे। लेकिन ईएमएफ में कुछ और होता है, समझने वाली बात है थोड़ी सी। ये हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास एक नेगेटिव टर्मिनल है, और ये मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है। ऑब्वियस सी बात है, बीच में कोई बल्ब जल रहा है यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है, वरना तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। ये बल्ब जल रहा है। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की चलो बात कर लूं, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं ये बैटरी लगाऊंगा, ये सेल लगाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से भागना शुरू हो जाएगा। जो भी मैं डायरेक्शन की बात इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहा हूं, आपको पता है करंट के लिए वो सब उल्टा हो जाता है। अभी बात की करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो जो भी बातें हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं वो डायरेक्शन वाइज करंट के लिए उल्टी हो जाएंगी, मेन बातें सेम रहेंगी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन भाग के जाएगा पॉजिटिव पे, लेकिन पॉजिटिव पे जाके क्या होगा, ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो। इलेक्ट्रॉन भागा नेगेटिव से पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव भागा तो वो इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव पे पहुंच जाएगा उसके बाद क्या होगा, तो बहुत कम बच्चे जानते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती पॉजिटिव से नेगेटिव भेजा जाएगा। ऑल दो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जाना चाहता, क्योंकि उस पर खुद पे चार्ज नेगेटिव है, ऐसा कह लो, ये ऐसा कह लो, वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर जाता है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव वो नहीं जाता, हमें जबरदस्ती भेजना होता है। इट इज जस्ट लाइक आपकी पानी की टंकी से पानी नीचे अपने आप आ जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स,
लेकिन ऊपर अपने आप नहीं जाएगा, भेजना पड़ेगा। अब सोचो, अगर सारा पानी सिर्फ टैंकी से नीचे ही आता रहे, इलेक्ट्रॉन्स अगर सिर्फ नेगेटिव से पॉजिटिव ही दौड़ते रहे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर सारा पानी टैंकी से नीचे ही आता रहे और टैंकी में वापस नहीं जाएगा तो एक लेवल ऐसा है कि फ्लो बंद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, टैंकी से सारा पानी नीचे आ गया, अब ऊपर गया, कुछ नहीं है, तो फिर कैसे फ्लो बनेगा? तो अगर आपको पानी की टैंकी का फ्लो और आपके घर के नलके का फ्लो बरकरार रखना है, तो अगर पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे से ऊपर भी भेजना जरूरी है, जो कि मोटर करती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव, जो कि अपने आप जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, वो पॉजिटिव से नेगेटिव भेजना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। और पॉजिटिव से नेगेटिव भेजने का काम ईएमएफ का है, यानी ईएमएफ वर्क डन अपॉन में चार्ज ही है। ईएमएफ जो है वो वर्क डन अपॉन में चार्ज ही है, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ये वर्क डन अपॉन चार्ज ही है। बस फर्क ये है कि जो वर्क है वो अब हमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक का करना है। जो वर्क है वो हमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक का करना है। बात समझ में आई? पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते थे, और ईएमएफ में इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक आते थे। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहीं जाएंगे, इनफाइनाइट से नहीं आएंगे, हम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन घुमा रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव भेजना इसका काम है, प्रोटॉन घुमा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज घुमा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव इसका भेजना काम है। यानी द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सोर्स can be defined as the work done by the source by taking unit positive charge, ये तो समझ गए, from lower potential to higher। यहां पे बात पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट से हो रही है कि पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर ले जाने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ेगी, कितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज। ईमानदारी वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वोल्टेज ही है ये पोटेंशियल डिफरेंस ही, बस फर्क ये है कि अब ये पूरे सर्किट की जो वैल्यू है उसके बराबर हो जाएगा। दो पॉइंट्स के बीच में नहीं, पूरे यहां से यहां, और ऑब्वियस बात है अगर यहां से यहां भेजने में आपको 500 जूल लग रहा है तो यहां से यहां -500 ही लगेगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप पानी की टैंकी में पानी भेजने के लिए 500 जूल खर्च कर रहे हो तो पानी 500 जूल से नीचे भी आएगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि फॉर्मूला भले ही सेम लग रहा हो आपको, किसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, लेकिन भावनाएं अलग हैं। अपीयरेंस भले ही सेम हो लेकिन भावनाएं अलग हैं। क्या भावना यहाँ पे इंक्लूडेड है? भावना यहाँ पे इंक्लूडेड है कि भैया आपको चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में लेके जाना है। ओके, अब अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। उस हिसाब से इसकी एसआई यूनिट बन जाएगी जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और आप सब जानते हैं, कोई कौन नहीं जानता, जो थर्ड चैप्टर तक पहुंच गया अगर वो नहीं जानता तो फिर वो क्या ही जानता है। सब जानते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं एक वोल्टेज की या जूल पर कूलम की तो उसको हम वोल्ट में भी नापते हैं। अगेन यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, एक वोल्ट क्या है वो तो आप समझते हो यार, यहाँ पे क्या टाइम वेस्ट करना कि एक वोल्ट का मतलब क्या है और कैसे है, ठीक है यार। ओके, तो इसके और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अगर मुझे डिफरेंस बताना हो तो कैसा कह सकता हूं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे सर्किट में जाते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। चाहे मैं यहाँ पे एक पॉइंट भी लिख देता हूँ, नोट का पॉइंट। अब ये स्लाइड छोड़ी है तो कुछ तो लिख ही देते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द maximum value of potential difference for a circuit। ठीक है जी, ईएमएफ होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट। एक सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू को ही आप कह सकते हो कि हम ईएमएफ कहते हैं। ठीक है जी, डन है, ओके, पक्का, आगे बढ़े। चलिए, अब आता है हमारे पास इस चैप्टर का एक और खतरनाक लॉ विच इज ओम्स लॉ। अब ओम जी ने यानी ओम अंकल जी ने क्या कहा? ओम जी ने यानी कि ओम अंकल जी ने कहा कि अगर आप एक सर्किट में उसके डायमेंशंस
यानी उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका मटेरियल, उसका टेम्परेचर, अगर आप ये सब चीजें चेंज नहीं करोगे, आपको ना तो टेम्परेचर चेंज करना है, ना तो आपको उसके डायमेंशंस चेंज करना है, मतलब लंबाई चौड़ाई नहीं, और मटेरियल तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ कुछ भी कह लो अभी के लिए, हालांकि दोनों में कुछ फर्क है लेकिन भावनाएं तो सेम ही है, मतलब समझो बात को। ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लगाया, ये ईएमएफ लगाया, बस ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी गाड़ी मैक्सिमम 200 किलोमीटर पर आवर पर चल सकती है, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मैं चला कितने पे रहा हूं वो अलग बात है। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस है मैं यूज कितना कर रहा हूं। ईएमएफ में मैक्सिमम वैल्यू कितने दे सकता हूं। अगर एक बैटरी पे लिखा हुआ है 9 वोल्ट, तो वो उसका ईएमएफ है, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब अगर मैं उसको एक एलईडी में लगा रहा हूं, एक बल्ब पे लगा रहा हूं, तो मैं कितना वोल्ट एक्चुअली में इस्तेमाल कर रहा हूं, ये अलग बात है ना। चलिए, उससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, है ना। ओम्स लॉ हम लोगों ने 8th क्लास में, 8th में कह रहा हूँ, वैसे तो कई स्कूलों में 8th में भी होता है, लेकिन सीबीएसई के हिसाब से बात करें तो ये हमारे 10th क्लास में आ चुका है कि अगर मेरे पास एक वायर है और उस वायर की लंबाई L है जिसको मैं चेंज नहीं करूंगा, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है जिसको मैं चेंज नहीं करूंगा, इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं करूंगा, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, और अगर मैं इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देता हूं, लेट से वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर V होता है, तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा होगा, जो कि मान लो I होगा, तो ओम जी कहते हैं कि जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ज्यादा करंट जो है वो फ्लो होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाओगे उतना ज्यादा करंट जो है वो इसके अंदर से फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए, वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। बिकॉज अगर मैं इन फैक्टर्स को चेंज कर दूं तो वोल्टेज बढ़ाने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है करंट ना बढ़े, या फिर वोल्टेज बढ़ाने के बावजूद करंट कम हो जाए, या फिर वोल्टेज बढ़ाने के बावजूद करंट बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाए। वो हम इन डायमेंशंस को, टेम्परेचर के बारे में जब बात करेंगे तो हम समझेंगे। लेकिन अभी अगर आपको वोल्टेज और करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखना है तो ये बात बस आपको ध्यान रखनी है कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें मतलब लेंथ, उसके डायमेंशंस, उसका टेम्परेचर और उसका मटेरियल। आओ पढ़ें। The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends। सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रोवाइडेड, इसमें हाईलाइट का भी ऑप्शन होगा यार, है यूज करके देखें क्या, कभी किया ही नहीं मैंने। ओला ओला ओला, ओके हो रहा है क्या? ओ माय गुडनेस, वाओ यार, ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग है। और इसे करूं तो ओ माय गॉड, वाओ, ये तो बढ़िया चीज है यार। चलो, ये तो बढ़िया चीज है, इसको ट्राई करेंगे हैं। चलो, अभी फिलहाल मजे हो गए बहुत। चलो भाई, कह रहे हैं कि अगर हम प्रोवाइडेड मतलब अगर हम ये सब शर्तें माने। पहली शर्त क्या है बच्चों कि टेम्परेचर जो है वो आप चेंज नहीं करोगे, और बाकी सारे फिजिकल कंडीशन जैसे कि उसकी लंबाई हो गई, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, वगैरह वगैरह, उसको आप कांस्टेंट रखोगे। अगर आपने ये सब बदल दिया तो फिर आप ये देखोगे कि हो सकता है वोल्टेज और करंट आपस में प्रोपोर्शनल ना हो। क्यों, कैसे, कब बात करेंगे, लेकिन तब रोना मत। ये बात ध्यान रखना, करंट और वोल्टेज प्रोपोर्शनल तब है जब आप ये सारी चीजें कांस्टेंट रखो। अच्छा, अब अगर मैं V इज इक्वल टू का साइन लगाता हूं तो नर्सरी का बच्चा भी शायद अब तो जानता है कि यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट का नाम है R। इस R को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अभी बात कर लेंगे इसको रेजिस्टेंस क्यों कहा जाता है, लेकिन ये जो R है इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। वैसे तो रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट होता है, लेकिन इसे रुकावट क्यों कहते हैं आओ बात ही कर लें। चलो, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और ऐसे खेलूं तो I इज इक्वल टू V बाय R आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं R बढ़ाऊंगा तो I कम हो जाएगा। अभी हमें R के बारे में बहुत सारी बातें करनी हैं, लेकिन अभी के लिए R एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अगर बढ़ी तो करंट कम हो जाएगा,
आप देख सकते हैं R एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अगर बढ़ती है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, जिसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा। इसका मतलब R ना एक ऐसी चीज है जो करंट को फ्लो होने से रोक रही है, क्योंकि इसके बढ़ने से करंट कम हो रहा है। तो R एक ऐसी चीज है जो करंट को फ्लो होने से रोक रही है, रुकावट। और रुकावट को इंग्लिश में हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इसलिए इसका नाम रेजिस्टेंस भी रखा गया है। इसकी वैल्यू V और I, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे कांस्टेंट लगाया है, तो V और I चेंज करने पे चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू को हम बाकी तरीकों से चेंज कर सकते हैं, करेंगे भी, अभी पढ़ेंगे भी। इसकी वैल्यू को बाकी चीजें चेंज करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप वोल्टेज और करंट को चेंज करके इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आप वोल्टेज और करंट को चेंज करके इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट है। इस इक्वेशन में ये कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है हमेशा कांस्टेंट रहता है, ना 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 ना। इस इक्वेशन में ये कांस्टेंट है, मतलब V और I को चेंज करके R चेंज नहीं हो सकता। बड़े बड़े शब्द, मतलब नॉर्मल शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है कि भैया ये एक कांस्टेंट है R, और ये रेजिस्टेंस है, और ये V और I पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एक ग्राफ बनाऊं, लेट्स से V और I के बीच में, तो क्या वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा? आंसर है यस, क्योंकि V और I आपस में प्रोपोर्शनल है। I 0 तो V भी 0, ग्राफ ओरिजिनल शुरू होगा। I बढ़ने पे V बढ़ेगा, एक्चुअली V के बढ़ने पे I बढ़ेगा, V के बढ़ने पे I बढ़ेगा, जिसकी वजह से ग्राफ ऊपर जाएगा। और अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकाल लेता हूँ, स्लोप, तो इस ग्राफ के स्लोप से मुझे क्या मिल जाएगा? R। स्लोप कैसे निकालते हैं? आई होप आपको पता हो, 11th क्लास में बहुत बार निकाला है। ग्राफ का हाइट अपॉन में ग्राफ का बेस। हाइट से एक्चुअली में हमें V ही मिल रहा है, और बेस से हमें I ही मिलेगा, तो V बाय I R ही होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन में काम आ सकता है किसी न्यूमेरिकल वगैरह में, अगर आपको VI ग्राफ दे रखा है तो उसका स्लोप जो होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अगर आपको VI ग्राफ दे रखा है तो उसका जो स्लोप होता है वो R के बराबर होता है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभार IV ग्राफ दे रखा होता है। कुछ बच्चे कहेंगे ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, स्लोप 1/R हो जाएगा, लेकिन हर बच्चा इस पर ध्यान नहीं दे पाता है, हर बच्चा इस पे फोकस नहीं कर पाता है कि IV ग्राफ जो होता है उस केस में स्लोप उल्टा हो जाएगा। कई बच्चे बस I और V को देख के भावनाओं में बह जाते हैं। तो याद रखिएगा, इस केस में जो स्लोप होता है वो 1/R हो जाता है, बस ये ध्यान रखना है। फॉर्मूला वही रहेगा, हाइट अपॉन में बेस। बस ये ध्यान रखना कि अगर मैं इस केस में स्लोप निकालूंगा तो 1/R के बराबर आएगा, R के नहीं। और उस वाले केस में जो स्लोप मेरे पास आएगा वो R आएगा। बस ये ध्यान रखना है, और तो कुछ भी नहीं है। डन? पक्का? ठीक है। ओम्स लॉ ये नींव है, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की नींव है। अगर आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना चाहते हो दिल से, तो बस आप ये समझ लो, आपको ओम्स लॉ आपकी नैया पार करा देगा। अगर आपने ओम्स लॉ नहीं पढ़ा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भूल जाओ आप। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की नींव है, अगर घर में नींव नहीं डाली तो बिल्डिंग कैसे खड़ी कर दोगे? ओके, डन है? चलिए, ओके बच्चों, आगे बात करते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टेंस क्यों है? तो प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस which resists the flow of, we can say that charge, or we can also say that current। कह रहे हैं रेजिस्टेंस क्या है? ये ऐसी प्रॉपर्टी है एक सब्सटेंस की जो रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ चार्ज को, यानी कि फ्लो ऑफ करंट को। यानी एक वायर में से करंट को अगर कोई चीज जाने से रोक रही है तो उस चीज का नाम रेजिस्टेंस है। पर क्यों रोक रही है? चलो मुझे इससे पहले एक बात बताओ, अगर मैं फुटबॉल पे किक मारूंगा, लात मारूंगा, तो वो फुटबॉल क्या चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, या कभी नहीं रुकेगी? ऑब्वियस सी बात है, रुकेगी यार। फुटबॉल क्यों रुकेगी? क्यों रुकेगी? क्योंकि फुटबॉल और जमीन के बीच में एक चीज है, उस चीज का नाम है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से वो बॉल धीरे 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 रुक जाएगी। आप सब जानते हैं, यस और नो? यस, हम सब जानते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से वो बॉल रुक जाएगी। अब यार सोचो, ऐसा ही एक वायर में भी तो होता होगा ना। बैटरी ने तो धक्का मार दिया कि जा भाई इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जा, बैटरी ने तो धक्का मार दिया। लेकिन आप अकल लगाओ, आप दिमाग लगाओ, अगर बैटरी ने धक्का मार दिया
तो क्या इससे यह साबित होता है कि वो रुकेगा ही नहीं? नहीं ना। जैसे एक फुटबॉल को जमीन से फ्रिक्शन मिल रही है, ऐसी एक इलेक्ट्रॉन को एटम से फ्रिक्शन मिलती है। देखो, ऑपोजिशन के बहुत सारे कारण हैं। आयनाइजेशन एनर्जी है, एटम से अट्रैक्शन है, कर्नल के बारे में मेटालिक बॉन्ड में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, मतलब अभी इस साल डिलीट हो गया। कहने का मतलब रीजन बहुत सारे, बट आप अभी इसको अगर सिर्फ इमेजिन करना चाहते हो तो सिर्फ ऐसे इमेजिन करो कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो एटम्स के बीच से होता हुआ जा रहा है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे इमेजिन करो, अब अगर वो इलेक्ट्रॉन एटम्स के बीच से होता हुआ जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको फ्रिक्शन मिलेगी और उस फ्रिक्शन की वजह से एक रुकावट होगी। अब वो रुकावट किसी में ज्यादा है तो किसी में कम। अगर मैं एक फुटबॉल को किक मारता हूं एक सीमेंट की रोड पे, उसको किक मारता हूँ एक घास वाले फील्ड पे, उसको मैं किक मारता हूँ एक मान लो कोई कोल तार वाली जो रोड होती है उस पे, तो एक पे मार्बल पे, तो क्या बॉल सेम दूरी पर जाके गिरेगी? नहीं, किसी में फ्रिक्शन ज्यादा है तो किसी में फ्रिक्शन कम है। ऐसे अभी हम बात करेंगे, किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसी का रेजिस्टेंस कम है, वो अलग बात है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। ऑल्सो R का यहां से फॉर्मूला V बाय I आ जाता है, क्योंकि V इज इक्वल टू आर आई होता है, तो उस हिसाब से R का फॉर्मूला यहां से V बाय I आ जाता है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं SI यूनिट ऑफ R, अगर मैं R की SI यूनिट के बारे में बात करूं तो V की SI यूनिट क्या होगी? वोल्ट, और I की SI यूनिट क्या होगी? एम्पियर। V इज फॉर वोल्ट एंड एम्पियर इज फॉर करंट। तो यहां से यूनिट तो आ जाती है वैसे वोल्ट पर एम्पियर, यहां से यूनिट आ जाती है वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन अगेन आप सब जानते हैं शायद इसकी एक और SI यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओम, जिसका कुछ ऐसा थोड़ा सा सिंबल होता है। अब एक ओम का रेजिस्टेंस कब आएगा? जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे और आपको 1 एम्पियर करंट मिल जाएगा। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे अगर आपको करंट 1 एम्पियर मिल जाता है तो उस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरी वायर में 1000 ओम है, जो कि बहुत नॉर्मल रहता है रेजिस्टर्स के अंदर, कॉपर वायर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिल्वर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम पढ़ेंगे मार्केट में कुछ रेजिस्टर्स आते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अगर मान लो मेरे पास एक, पहली बात तो ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है। हाँ, अगर मैं कह रहा हूं यार कि 1000 ओम मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, मेरे पास 1000 ओम का, तो उस 1000 ओम का मतलब क्या है कि भैया अगर मैं उसको 1000 वोल्ट दूंगा तब जाके वो मुझे 1 एम्पियर देगा। तो आप समझो ना, 1 ओम का मतलब है मैं 1 वोल्ट दे रहा हूं तो 1 एम्पियर मिल रहा है, तो 1000 ओम का मतलब हो गया मुझे 1000 वोल्ट देना होगा तब जाके मुझे 1 एम्पियर मिलेगा, विच मीन्स कि करंट को फ्लो करवाना मुश्किल हो गया, क्योंकि पहले 1 एम्पियर 1 वोल्ट देने पे मिल रहा था, अब आपको 1 एम्पियर 1000 वोल्ट देने पे मिल रहा है। तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि सर्किट में जो करंट है वो कम हो चुका है, सर्किट में करंट जो है वो गिर गया है। ठीक है जी। अब रेजिस्टेंस जो है वो किस किस पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, वो है V और I पे। यानी कि अगर मान लो मैंने V को डबल कर दिया, अगर मान लो मैंने V को डबल कर दिया और किसी मैथ्स वाले बंदे को यहां पे बुलाया जाए और उसको ये वाला फॉर्मूला दिखाया जाए, ये वाला, और बोल दूं V डबल कर दिया, तो वो कहेगा R भी डबल हो जाएगा। लेकिन हम फिजिक्स अगर पढ़ें तो हमने इस R को यहां पे एक कांस्टेंट की तरह यूज किया है, और अगर हमने इसको कांस्टेंट की तरह यूज किया है तो अब ये बदलेगा नहीं। इस इक्वेशन के वेरिएबल्स चेंज करके तो एटलीस्ट नहीं बदलेगा, V और I को चेंज करके नहीं बदलेगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि R को कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं V को अगर डबल करता हूं तो V को डबल करने पे R पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसे अगर मैं I को डबल कर दूं या हाफ कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो अगेन R पे कोई चेंज नहीं आएगा। पहली बात तो ये कांस्टेंट है, दूसरी बात आप समझो ना क्यों नहीं आएगा। अगर मैं V को डबल कर दूंगा तो I भी डबल हो जाएगा और R पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्लस R एक कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, अगर R एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट्स की वैल्यू को हम हिला नहीं सकते उनको चेंज करके।
आर को बाकी तरीकों से भले ही हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वी और आई चेंज करके नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा बच्चों? हमने आज सबसे पहले तो बात की कि हमारे पास कैसे कैसे, सबसे पहले तो भाई कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमने बात की इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में करंट आया, करंट का हमारे पास फॉर्मूला आया और डायरेक्शन आई। डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपने एक नई चीज सीखी हो कि करंट एक डायरेक्शन होने के बावजूद भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि नया आया और उसके बारे में हमने एसआई यूनिट के बारे में बात की। फिर हमारे पास आया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के दो ग्राफ हैं, जो इन दोनों ही ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में इसके ऊपर चीजें पूछ लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास आया, कहाँ गया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास अगली क्लास में आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस वी और आई पर तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये हम देखेंगे अगली क्लास में। ओके, डन, पक्का? कोई सवाल कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले लेक्चर में कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच।